आज का सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है यानी सबसे अधिक है। तो देखिए यहाँ पर जो बात हो रही है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात हो रही है, यानी किस परमाणु का व्यास। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो बात हो रही है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की यहाँ पर बात हो रही है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि किस संख्या की जो परमाणु संख्या है, यानी कौन कौन सी की परमाणु संख्या कितनी है, तभी हम उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता कर पाएंगे। तो अगर हम बात करें आयोडीन की, तो इसकी जो परमाणु संख्या होती है वो होती है 53, फ्लोरीन की होती है 9, क्लोरीन की होती है 17 और ब्रोमीन की होती है 35 यानी 35। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसकी परमाणु संख्या ज़्यादा होगी उसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर जो सबसे अधिक परमाणु संख्या है वो किसकी है, आयोडीन की, कितनी है 53 यानी 53 है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबसे अधिक होगा वो किसका होगा, आयोडीन का। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन, यानी निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे अधिक है या सबसे बड़ा है, तो किसका है, आयोडीन का है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, एक हाइड्रोजन एटम में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, यानी जो एक हाइड्रोजन परमाणु होता है, एक हाइड्रोजन का अणु होता है, उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहली बात कि हाइड्रोजन की जो परमाणु संख्या होती है वो कितनी होती है, एक होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, एक होती है। तो इसीलिए इसमें जो एक होता है वो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। इसमें एक प्रोटॉन होता है, जबकि हमसे पूछा गया है न्यूट्रॉन, तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, यानी इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो एक हाइड्रोजन एटम में कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, मतलब क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या एक होती है। नेक्स्ट है आज का क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश है। सकारात्मक का मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज है ना, जो चार्ज ऊपर लगा होता है वो पॉजिटिव है, तो हमें बताना है यहाँ पर। तो देखिए अगर हम बात करें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ये तीनों ही क्या हैं, जो परमाणु होता है इसकी संरचना के मूल कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन यानी परमाणु की संरचना के मूल कण होते हैं। अब अगर हम बात करें न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की, तो ये परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉन होता है ये नाभिक के चारों ओर रहता है, और एक कक्षा यानी कक्षाओं में यानी ऑर्बिट्स में क्या है, गति करते हैं इलेक्ट्रॉन। जैसे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर पास गति करते हैं, तो वैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर हमको पता है चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। यहाँ पर ये क्या है, आवेश रहित होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक यानी पॉजिटिव आवेश है, तो किस पर होगा, ये प्रोटीन यानी प्रोटॉन पर। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटॉन। यानी प्रोटॉन पे क्या होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, न्यूट्रॉन पे आवेश रहित होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है। प्रोटॉन पर प्लस और इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, माइनस चार्ज होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, एक ऑक्सीजन में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमसे पूछा गया है संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को ही समझना होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है, उसी के बाद हमें आंसर करना होगा। क्योंकि अगर हम ऐसे आंसर कर देंगे, पता नहीं होगा कि संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या है, तो आंसर गलत ही होगा। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रॉन की पहली बात कि परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है। और संयोजी इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, जो किसी भी जो तत्व होता है उसकी जो बाह्य कक्षा होती है उसमें जो स्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब अगर हम बात करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो क्या होगा, 2 और 6 होगा, यानी पहली कक्षा में 2 होंगे और दूसरी कक्षा में कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि 1s2, 2s2 और 2p4 इस प्रकार बनेगा। 2 4 और 4 क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका इलेक्ट्रॉन तो पहला जो कि हमारा कोर्स होता है तो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा 2, तो दूसरे कोर्स में बचेंगे यहाँ पर 6, क्योंकि क्या होते हैं 2 8 18, मैं आपको साफ करके लिख के दिखा दूं, देखिए 2 8 18 32। तो इस प्रकार से ही क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे रह सकते हैं। तो पहला कोष, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पहले में 2 आ गए, ऑक्सीजन के दूसरे में कितने बचे, 6 बचे। तो इसका जो बाह्य कोष है, बाह्य कक्षा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6। और जो बाह्य कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यानी इस प्रकार ऑक्सीजन के जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे, 6 होंगे, क्योंकि यहाँ से हमसे पूछा गया था कि इलेक्ट्रॉन के ऑक्सीजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो कितनी होगी, ऑप्शन नंबर बी 6 होगी। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
4 के बारे में, 5 के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं है। अब देखिए आप ऑप्शंस को देखेंगे इसके, अपघटन, ऑक्सीकरण, हाइड्रोलिसिस और गुरुत्वाकर्षण। तो आप जब ये ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको चाइन के बारे में नहीं पता, लेकिन ये शब्द गुरुत्वाकर्षण ऐसा जो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे कि हाँ यार ये तो मैंने फिजिक्स में पढ़ा है, गुरुत्वाकर्षण। अब देखिए गुरुत्वाकर्षण होता क्या है, जो हमारा ब्रह्मांड यानी इसमें किसी भी दो पिंडों के बीच लगने वाले जो आकर्षण बल होता है उसी को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्या है, F बराबर G m1m2/r²। यानी दो जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है दो पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बीच की दूरी यहाँ पर r है तो व्युत्क्रमानुपाती, यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये बटे में आ गया। ये पिंडों के दोनों के द्रव्यमान हो जाते हैं और ये जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो जाता है। तो ये फॉर्मूला भी आपको ध्यान रख लेना है, F बराबर G m1m2, यहाँ पर m जो है दोनों पिंड है उनके द्रव्यमान है, r दोनों के बीच की दूरी है और g क्या होता है, सार्वत्रिक नियतांक, जिसका मान क्या होता है 6.7 × 10⁻11 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। अब देखिए यहाँ पर हमको रासायनिक, तो पहले आपको ये समझना होगा कि रासायनिक और भौतिक परिवर्तन होते क्या है। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, जैसे दूध से दही बनता है तो उसके गुण ना एकदम से चेंज हो जाते हैं, रासायनिक गुण जैसे स्वाद वगैरह उसके चेंज हो जाते हैं। और जो भौतिक परिवर्तन होता है उसमें क्या होते हैं, फिजिकल, यानी उसकी फिजिकली चेंज होता है वो। जैसे मान लो पानी का बर्फ बनना, उसका जो स्वाद है वो तो ऐसे ही रहेगा। और हम करते क्या, भौतिक परिवर्तन में उसको दोबारा हम उससे, जैसे बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ बन सकता है, बर्फ से पानी, पानी से बर्फ, तो उसको हम दोबारा बना सकते हैं, लेकिन रासायनिक में ऐसा नहीं होता है। तो देखिए जब आप इसको पढ़ेंगे, ऊर्ध्वपातन क्या होता है, किसी भी ठोस पदार्थ का द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में बदल जाना ऊर्ध्वपातन होता है, तो उसका वो फिजिकली चेंज है। वैसे ये भी, और ये आसवन भी, भाप आसवन आपने पढ़ा होगा। तो अब बात करते हैं इसके निष्क्रियकरण यानी उदासीनीकरण क्या होता है। तो देखिए जो उदासीनीकरण रिएक्शन होती है इसमें क्या होता है, जब अम्ल और क्षार, अब अम्ल क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, और जब क्षार की रिएक्शन होती है अम्ल और क्षार की, तो मिलने वाला जो हमें मिलता है वो मिलता है लवण और जल मिलता है। और लवण को क्या कहते हैं हम, यानी जल कैसा होता है, उदासीन। तो ये जो रिएक्शन होती है इसे उदासीनी रिएक्शन बोलते हैं, यानी उदासीनीकरण। तो जब अम्ल और क्षार मिलता है, अब देखिए दोनों के जो है पहले जो इनके गुण थे, रासायनिक गुण, वो अलग अलग थे, उसके बाद क्या मिलता है, तीसरी कंडीशन मिलती है उदासीनीकरण, यानी लवण और जल हमको प्राप्त होते हैं। तो देखिए उदासीन में आपको बता दूं, अगर आप पीएच वैल्यू भी आपसे पूछ ली जाती है, देखिए जो पीएच स्केल का वैल्यू होती है वो 0 से 14 तक होती है, बीच में 7 होता है। तो 7 से कम जितनी भी होते हैं वो होते हैं अम्ल, और 7 से 14 तक जितने भी होते हैं वो होते हैं क्षार, और जिसकी वैल्यू पूरी पूरी 7 होती है वो होते हैं उदासीन। तो आपसे पीएच वैल्यू भी पूछ ली जाती है, तो इसलिए साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सूर्य की ऊर्जा किस माध्यम से उत्पन्न होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन बताऊं, जैसे सौर ऊर्जा है, तो सौर ऊर्जा क्या होता है, सूर्य की ऊर्जा को ही सौर ऊर्जा कहते हैं। तो हमसे पूछा गया है किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऊष्मा विद्युत नहीं हो सकता, सीधा सीधा अलग ही हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है, तो ये क्या होगा, परमाणु संलयन। जैसे इसमें होता क्या है कि हाइड्रोजन और हीलियम मैक्सिमम जो है, इसमें हाइड्रोजन और हीलियम है, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम है। तो हाइड्रोजन के 4 जब कण मिलते हैं तो वो एक हीलियम का कण बनाते हैं, यानी इसके कणों का क्या होता है, परमाणु का संलयन होता है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो माध्यम है या किस माध्यम से उत्पन्न होती है, तो वो है परमाणु संलयन। देखिए बाकी 3 ऑप्शन बिल्कुल अलग है, मैंने आपको बता दिए हैं, और साथ ही साथ ये परमाणु संलयन किस वजह से होता है वो भी मैंने आपको इसमें बता दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन के समतुल्य प्रतिद्रव्य कणों को क्या कहा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन के समतुल्य यानी प्रतिद्रव्य कण को क्या कहा जाता है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन, तो ये तो दोनों अलग ही हैं। अब बात आती है पॉजिट्रॉन। तो देखिए पॉजिट्रॉन जो होता है ये होता है एंटी प्रतिकण, यानी ये इलेक्ट्रॉन का जो होता है एंटी पार्टिकल होता है, यानी प्रतिकण होता है ये इलेक्ट्रॉन का। अब इलेक्ट्रॉन पर हमें पता है कि चार्ज जो होता है वो नेगेटिव होता है, लेकिन पॉजिट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो प्लस होता है। लेकिन कितना होता है इसका जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19, जो किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉन के बराबर। बस चेंज इसमें कितना है, यहाँ पर जो आवेश होता है वो नेगेटिव, और यहाँ पर जो होता है पॉजिट्रॉन पर वो पॉजिटिव होता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का
प्रतिकण है यानी एंटी पार्टिकल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, न्यूक्लियस में किसकी संख्या परमाणु क्रमांक को दर्शाती है? यानी न्यूक्लियस में किसकी संख्या होती है जो परमाणु क्रमांक को दर्शाती है? तो ये होती है प्रोटॉन की संख्या। न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ही क्या होती है? परमाणु क्रमांक को दर्शाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है? अब देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है अधातु, तो ये अधातु होती है ब्रोमीन। अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता धातु तो धातु हो जाती पारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे आज के 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी राय हो, कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो उसे कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।